हेलो गाइस, आई एम पलक्षा और आज हम लोग बात करने वाले स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का पार्ट थर्ड से। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स उसके बारे में पढ़ा, ईएम रेशो के बारे में पढ़ा, मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा, देन एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ा था, एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ऑफकोर्स उसके हेल्प से हम लोग ने वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, दो ऐसा लाइट का दो नेचर होता है उसके बारे में सीखा, एंड देन पार्टिकल नेचर के एग्जाम्पल्स देखे लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड सेकेंड पार्ट में हम लोग ने देखा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एंड देन हम लोग ने पार्टिकल नेचर पर ही बेस्ड बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा। बोहर्स एटॉमिक मॉडल का आज कंटिन्यूएशन वाला पार्ट है इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ऐसे तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पहले डिस्कवर हुआ था बोहर एटॉमिक मॉडल के, बट हम लोग अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए बोहर एटॉमिक मॉडल को समझने के बाद हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे आते, बिकॉज जो पॉस्टुलेट्स दिए थे बोहर ने वही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लग सकते इसके वजह से। सो विल स्टार्ट। When energy is supplied, the electron moves to higher energy level depending on the amount of energy absorbed. When it comes back, it emits the energy. यही चीज़ हम लोग ने कौन सा 6th या 7th पोस्टुलेट में पढ़ा था, हायर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल, करेक्ट। ये जब लोअर से हाई जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, हायर से लोअर आएगा तो एनर्जी रिलीज होता है। ये चीज़ हम लोग ने पढ़ा था पोस्टुलेट में, करेक्ट। एंड इधर क्या डिफरेंट है कि the different spectral lines in the spectra of atom corresponds to different transition of electron from higher to lower energy level। हाँ, तो ये अभी हम लोग समझते हैं इसमें क्या है। कोई भी हायर एनर्जी लेवल से अगर वो आया n इज इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल पे, मतलब भी ग्राउंड स्टेट पे n इज इक्वल टू 1, तो वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस फॉल होंगे ना, उनको एक तो बोलते हैं लाइमन सीरीज, मतलब कोई भी हायर एनर्जी ले लो 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक, ओके। जो भी फर्स्ट एनर्जी लेवल पे फॉल होगा उसको बोलेंगे लाइमन सीरीज। एंड ये जो लाइट रेज होंगे ना वो यूवी रीजन में फॉल होंगे, मतलब यूवी रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में प्रेजेंट होंगे, इसलिए उनको बोलते हैं यूवी रीजन में वो प्रेजेंट है, वो लाइमन सीरीज यूवी रीजन में प्रेजेंट है। वैसे ही कोई भी हायर एनर्जी लेवल से वो आया सेकेंड एनर्जी लेवल पर, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर, यानी कि n इज इक्वल टू 2 पर, तो उसको बोलेंगे बाल्मर सीरीज। एंड इधर जो लाइट रेज फॉल होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं विजिबल रीजन वाले। वैसे ही कोई भी हायर एनर्जी लेवल से वो आया थर्ड एनर्जी लेवल पर, तो उसको बोलेंगे पाशियन सीरीज वाले स्पेक्ट्रल लाइंस। एंड पाशियन सीरीज वाले लाइंस आर प्रेजेंट इन इंफ्रारेड रीजन। वैसे ही कोई भी हायर एनर्जी लेवल से वो आया फोर्थ एनर्जी लेवल पे, तो उसको बोलेंगे ब्रैकेट सीरीज वाले स्पेक्ट्रल लाइंस, एंड वो भी प्रेजेंट है इंफ्रारेड रीजन में, करेक्ट। एंड जो फिफ्थ एनर्जी लेवल पे आया कोई भी हायर एनर्जी लेवल से, लाइक इनफाइनाइट से या 6, 7, 8 से, तो उसको एक तो बोलेंगे पी-फंड सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, एंड वो भी लाइट रेज जो प्रेजेंट है वो इंफ्रारेड रीजन वाले ही होते हैं। सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर कि इसमें क्या है। जस्ट याद रखना है कि कोई भी हायर लेवल से आपका 1 पे आया तो उसको लाइमन सीरीज बोलेंगे, 2 पे आया तो उसको बाल्मर सीरीज बोलेंगे, 3 पे आया तो पाशियन सीरीज, 4 पे आया तो ब्रैकेट सीरीज, एंड 5th पे आया तो पी-फंड सीरीज, एंड 6th वाला इज हम्फ्रे सीरीज। तो अभी हम लोग और डिटेल में इस चार्ट के थ्रू समझते। अभी हम लोग का N1 फिक्स होगा, अगर लाइमन सीरीज करके दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हम लोग उससे क्लियरली समझ सकते हैं कि उसका N1 इज 1, करेक्ट। अभी बाल्मर सीरीज दिया है तो उसका N1 इज 2, बट उनका N2 डिपेंड होगा जो क्वेश्चन में दिया है। अगर N2 क्या हो सकता है, उसके हायर एनर्जी लेवल कोई भी हो सकता है, मतलब 1 के हायर में कौन कौन आता है, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक। एंड वो कौन से रीजन वाले लाइट रेज होंगे, यूवी, करेक्ट। वैसे ही बाल्मर सीरीज उसका N1 इज 2, ये क्लियर है, इसका N1 हमेशा 2 ही रहेगा, बट N2 डिपेंड हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी। तो वो कौन से रीजन वाले हैं, विजिबल रीजन। वैसे ही पाशियन सीरीज का N1 इज 3, एंड उसके N2 कुछ भी हायर लेवल ऑफ एनर्जी लेवल हो सकता है, तो 4, 5, 6, 7 कुछ भी, एंड दे आर इन इंफ्रारेड रीजन। वैसे ही ब्रैकेट सीरीज का N1 इज 4, N2 क्या हो सकता है, 5, 6, 7, एंड उसका रीजन इज ऑल्सो इंफ्रारेड रीजन। वैसे ही पी-फंड सीरीज का N1 इज 5, मतलब वो पी-फंड सीरीज करके दिया है, मतलब हम लोग को ये डायरेक्टली समझना चाहिए उसका N1 इज 5 करके दे के रखा है। एंड N2 वो अलग कुछ भी हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, एंड ये भी इंफ्रारेड रीजन में ही फॉल करता है। वैसे ही हम्फ्रे सीरीज क्या होता है, उसका N1 इज 6, एंड N2 क्या होगा, उसका कोई भी हायर एनर्जी लेवल लाइक 7, 8, 9, 10 इनफाइनाइट, और वो भी कौन से रीजन में प्रेजेंट है, इंफ्रारेड। ये सेकेंड बाल्मर सीरीज के आगे वाले जो भी सीरीज में है ना, वो सबका रीजन इज इंफ्रारेड रीजन, मतलब वो इंफ्रारेड रीजन वाले रेंज वाला लाइट शो करते हैं।
वैसे ही अभी हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन। अभी आप मुझे बताओ लाइमन सीरीज में फर्स्ट लाइन कौन सा रहेगा। अभी लाइमन सीरीज का मतलब क्या है, जो कोई भी कौन से भी लाइन से कौन से भी एनर्जी लेवल से वो फर्स्ट एनर्जी लेवल पर आके फर्स्ट लेवल एनर्जी लेवल पे आता है, तो वो 2B है, 3B आता है, 4B आता है, 5B आता है, इनफाइनाइट वाला भी आता है, राइट। हम लोग इनफाइनाइट वाला बना लेते हैं। इनफाइनाइट वाला लाइन इज दिस। अभी इनफाइनाइट से भी तो लाइन इधर आ सकता है, करेक्ट। तो अभी आप बताओ इसमें फर्स्ट लाइन कौन सा रहेगा, जो 2 से आ रहा है वो फर्स्ट लाइन है, करेक्ट। एंड जो लास्ट लाइन कौन सा रहेगा, जो इनफाइनाइट से 1 पे आ रहा है वो लास्ट लाइन होगा लाइमन सीरीज का। वैसे ही बाल्मर सीरीज में फर्स्ट लाइन क्या होगा, जो बाल्मर सीरीज मतलब जो n=2 मतलब सेकेंड एनर्जी लेवल पे आके आए जो लाइन, तो अभी इसका फर्स्ट लाइन कौन सा हो सकता है, जो 3 से आ रहा हो वो बाल्मर सीरीज का फर्स्ट लाइन होगा। एंड जो इनफाइनाइट से आ रहा है वो बाल्मर सीरीज का लास्ट लाइन होगा, करेक्ट। वैसे ही पाश्चियन सीरीज मतलब जो भी एनर्जी लेवल्स है, जो लाइन्स है वो एनर्जी लेवल 3rd पे आते हैं, तो अभी जो फर्स्ट लाइन होगा वो कौन सा एनर्जी लेवल से आया हुआ रहेगा, 4th से आया है, वही तो फर्स्ट लाइन होगा। वैसे ही इनफाइनाइट से जो आया है वो लास्ट लाइन होगा, ओके। ब्रैकेट सीरीज में 4 एनर्जी लेवल 4th पे आते हैं सब स्पेक्ट्रल लाइन्स ब्रैकेट सीरीज वाले, तो इसका फर्स्ट लाइन कौन सा होगा, जो 5 से आता है वो। एंड इसका लास्ट लाइन क्या होगा, जो इनफाइनाइट से आ रहा है। वैसे ही सबका होता है, फर्स्ट लाइन जो होगा ना, जो सीरीज का फर्स्ट लाइन, अभी लाइमन सीरीज मतलब n=1 तो उसका फर्स्ट लाइन 2 से आ रहा है। बाल्मर सीरीज मतलब उसका n1 क्या है 2, तो उसका जो फर्स्ट लाइन है वो 3 से आ रहा है। एंड उसका लास्ट लाइन हमेशा सब सीरीज में लास्ट लाइन इज इनफाइनाइट टू दैट सीरीज वाला एनर्जी लेवल। आई होप दिस इज वेरी क्लियर कि फर्स्ट लाइन क्या है, लास्ट लाइन क्या है। फर्स्ट लाइन जो सीरीज है उसके ऊपर वाले नंबर वाला ही फर्स्ट लाइन बनेगा ऑफकोर्स, एंड सेकेंड लाइन कौन सा बनेगा, उसके आगे वाला। अभी लाइमन सीरीज में फर्स्ट लाइन तो समझा ये है, 2 से 1 आ रहा है वो फर्स्ट लाइन है। एंड जो 3 से 1 आ रहा है वो कौन सा है, सेकेंड लाइन है। 4 से 1 आ रहा है वो कौन सा है, 3rd लाइन है। 5 से 1 आ रहा है वो कौन सा है, 4th लाइन है। एंड इनफाइनाइट से 1 पे आ रहा है वो कौन सा है, लास्ट लाइन है, ओके। ये क्वेश्चंस में आपको आता है कि वेवलेंथ निकालो लास्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज का वगैरह, तो आपको पता होना चाहिए लास्ट लाइन क्या है। पहले तो ब्रैकेट सीरीज का लास्ट लाइन क्या होता है, इनफाइनाइट से 4 वाला, तो इसमें हम लोग ले सकते हैं n1=4 एंड n2 इनफाइनाइट, एंड देन सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही हर उसमें आपको फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, 3rd लाइन पता होना चाहिए, लास्ट लाइन, एंड मोस्टली फर्स्ट एंड लास्ट लाइन वाले कंसेप्ट पता होने चाहिए। लाइक अभी हम लोग, आप ही देखो, ये हम लोग इधर ड्रॉ करते हैं, ये कौन सा n=2 है, ये n=1 है, ये n= इनफाइनाइट है, एंड इधर n=2 है। ऐसा डिस्टेंस ज़्यादा रहता है बट हम लोग ने समझाने के लिए थोड़ा कम लिया है, n3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अभी हम लोग ने कल ही पढ़ा था n2 एंड n=2 एंड n=1, ये दोनों एनर्जी लेवल्स में कितने एनर्जी लेवल का डिफरेंस, कितना एक्साइटेशन एनर्जी दिखता है, 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड इनफाइनाइट से 1 तक का कितना एनर्जी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्यों, क्योंकि हम लोग जो ये एनर्जीज है ना वो ऐड करते जाएंगे इन दोनों का, देन 2 से 3 वाला, 3 से 4 वाला, तो जो इनफाइनाइट से 1 आता रहेगा वो एनर्जी लेवल तो सबसे बड़ा रहेगा, करेक्ट। तो वही चीज़ इधर बता रहे कि लास्ट लाइन रहेगा ना कोई भी सीरीज का, तो उसका एनर्जी लेवल मैक्सिमम रहेगा, बट जो भी फर्स्ट लाइन रहेगा अभी 2 से 1 है तो उसका एनर्जी लेवल कम रहेगा एज कम्पेयर टू द लास्ट लाइन वाला एनर्जी लेवल। वैसे ही बाल्मर सीरीज में अगर 3 से 2 आ रहा है एंड इनफाइनाइट से 2 आ रहा है तो किसका एनर्जी लेवल ज़्यादा रहेगा, ऑफकोर्स जो इनफाइनाइट से 2 पे आ रहा है, क्योंकि इसमें हर छोटे एनर्जी लेवल्स जो बीच में उनका ऐड हो रहा है। बट 3 से 2 वाला है तो सिर्फ उतना ही एनर्जी लेवल है, तो वो तो बहुत कम होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि लास्ट लाइन वाले एनर्जी लेवल मतलब लास्ट लाइन से जो लाइमन सीरीज पे आ रहा है या बाल्मर सीरीज पे आ रहा है तो उनका एनर्जी लेवल मैक्सिमम रहेगा एज कम्पेयर टू द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज या बाल्मर सीरीज या पाश्चियन सीरीज। तो अगर मैक्सिमम एनर्जी लेवल है इसका मतलब क्या, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी होगा। तो फर्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, मिनिमम एनर्जी लेवल है तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इसका ही मतलब क्या, मिनिमम वेवलेंथ होगा।
एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब क्या होगा इधर फर्स्ट लाइन में मैक्सिमम वेवलेंथ। तो ये आपको समझना है कि फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन क्या है, एंड इसका मेन इंपॉर्टेंस ये आपको है ना, क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है एंड आपको बोलेंगे कि मैक्सिमम वेवलेंथ निकालो, लास्ट मतलब ऐसा बोल देंगे कि लास्ट लाइन का एनर्जी निकालो, बट आपको पहले ये पता होना चाहिए लास्ट लाइन क्या है। एंड अभी आपको कभी पूछ लिया क्वेश्चन में कि मैक्सिमम एनर्जी किसका रहेगा, एंड आपको ऑप्शंस दिया N1 और 3 से 2, देन इनफाइनाइट से 1, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या एनर्जी कैसे डिपेंड होता है एंड कैसे हम लोग ऐड करके देखते हैं, एंड देन इनफाइनाइट से 1 वाला तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी है, ये सब पता होना चाहिए। क्वेश्चंस आते हैं और हम लोग करेंगे भी। सो अभी के लिए इतना क्लियर रखो, फर्स्ट लाइन मतलब कोई भी सीरीज़ का फर्स्ट लाइन उसका मिनिमम एनर्जी रहेगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहेगा, मैक्सिमम वेवलेंथ रहेगा, एंड लास्ट लाइन ऑफ कोई भी सीरीज़ मतलब इनफाइनाइट से कोई भी सीरीज़ तक आ रहा है वो लाइन, तो उसका एनर्जी मैक्सिमम रहेगा, उसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम रहेगा, बट उसका वेवलेंथ मिनिमम रहेगा। हम लोग बात करते हैं लाइमन सीरीज़। लाइमन सीरीज़ में N2 तो कुछ भी हायर एनर्जी लेवल हो सकता है, जैसे 2, 3, 4 इनफाइनाइट, बट इसका N1 क्या होगा 1। एंड लाइमन सीरीज़ कौन से रीजन में फॉल करता है, UV रीजन में। तो अभी हम लोग इसके है ना फर्स्ट लाइन तो अभी पढ़ा क्या होता है, 2 से 1 आ रहा है वो फर्स्ट लाइन होगा, उसको ही हम लोग बोलेंगे अल्फा लाइन, उसको ही हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ, उसको ही हम लोग बोल सकते हैं मिनिमम एनर्जी। तो है ना क्वेश्चन में ये बोलेंगे कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइमन सीरीज़ का, तो आपको समझना है मिनिमम एनर्जी किसका होगा, 2 से 1 वाले का ही होगा। तो आपको N1 एंड N2 उस हिसाब से लेना है, 2 and 1, एंड आपको उसका वेवलेंथ फाइंड करना है। तो आपको ये सब टर्म्स पता होना चाहिए कि मिनिमम एनर्जी किसके लिए यूज़ करते हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ किसके लिए यूज़ करते हैं। बिलीव मी मैं भी बहुत कंफ्यूज होती थी, बट ये वेरी इजी है, मतलब आप सिर्फ एनर्जी याद रखो कैसा है। लास्ट लाइन का बहुत बड़ा स्पेस है, मैं कैसे याद रखती थी मैं बता रही हूँ। लास्ट लाइन मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस रहेगा तो उसमें एनर्जी ज़्यादा है, हर उसका ऐड होगा इसके वजह से। एंड फर्स्ट लाइन है उसका एनर्जी कम है, इसके मतलब छोटा डिस्टेंस है उसमें एनर्जी कम रहेगा, ऐसा करके मैंने याद रखा था, बिकॉज ये ना बिलीव मी अभी इजी लगता है, बट क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम जब ऐसा साथ में बहुत सारे चैप्टर्स का क्वेश्चन आ रहा है ना, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ऑफकोर्स लैंग्वेज अच्छा रहेगा क्वेश्चन का तो और ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाता है सॉल्व करने को। सो ये अच्छे से याद रखो कि जो फर्स्ट लाइन है उसका मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, मिनिमम एनर्जी होगा, एंड उसको हम लोग अल्फा लाइन करके भी बोल सकते हैं। सो कौन सा आ जाएगा फर्स्ट लाइन, 2 से 1 तक वाला। वैसे ही अगर बोला है सेकेंड लाइन का, तो सेकेंड लाइन कौन सा होगा, 2 के बाद वाला, 3 से 1 वाला इज द सेकेंड लाइन, एंड उसको हम लोग बीटा लाइन भी बोल सकते हैं, करेक्ट। वैसे ही अगर बोला है थर्ड लाइन मतलब गामा लाइन, थर्ड लाइन अभी हम लोग ने ऊपर भी पढ़ा था, 4 से 1 वाला इज द थर्ड लाइन, एंड अगर बोला है फोर्थ लाइन तो क्या आ जाएगा, 5th से 1 इज द फोर्थ लाइन। एंड ये याद रखना, इसको अल्फा लाइन बोलते हैं फर्स्ट लाइन को, सेकेंड लाइन को बीटा लाइन, एंड थर्ड लाइन को गामा लाइन बोलते हैं। एंड लास्ट लाइन जो होता है उसको लास्ट लाइन बोलते हैं, या लिमिटिंग लाइन बोलते हैं, या मैक्सिमम एनर्जी वाला लाइन, ऐसा बोला तो समझ लेना इनफाइनाइट से 1 वाले का बात हो रहा है। वैसे अगर बाल्मर सीरीज दिया है, एंड N2 तो कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, बट N1 क्या होगा, 2, करेक्ट। अभी फर्स्ट लाइन आप बताओ क्या होगा, लाइक अल्फा लाइन एंड फर्स्ट लाइन दोनों, उसका ही मतलब क्या, मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम एनर्जी, कौन सा लाइन होगा, 3 से 2 वाला, करेक्ट। वैसे ही सेकेंड लाइन यानी कि बीटा लाइन, वो कौन सा होगा, 4 से 2 वाला, करेक्ट। वैसे ही थर्ड लाइन मतलब गामा लाइन कौन सा होगा, 5th से 2 वाला। वैसे ही लास्ट लाइन कौन सा होगा, इनफाइनाइट से 2 वाला। ये हम लोग डायग्राम में भी देखते हैं एक बार, ये देखो। अभी हम लोग को फर्स्ट लाइन चाहिए 2 बाल्मर सीरीज में, तो कौन सा है, 3 से 2 वाला, देखो 3 से 2 वाला। सेकेंड लाइन 4 से 2 वाला, थर्ड लाइन देखो 5 से 2 वाला, फोर्थ लाइन 6 से 2 वाला, एंड लास्ट लाइन इनफाइनाइट से 2 वाला। सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर कि क्या किया हम लोग ने। ये सब टर्म्स है, ये क्वेश्चन में आएंगे, एंड हम लोग को तभी समझना है कि क्या टर्म दिया है, हम लोग को उस हिसाब से N1 N2 लेना है, एंड देन वेवलेंथ वगैरह निकालना है, वेवलेंथ एनर्जी वगैरह जो कल हम लोग ने फॉर्मूला सीखा उससे। ये वाला फॉर्मूला कल सीखा ना, जिसमें N1 एंड N2 वाला टर्म्स देखा, तो उससे हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट इससे पहले N1 एंड N2 क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। एंड क्वेश्चन में ये टर्म्स यूज़ करते हैं, डायरेक्टली आपको N1 इतना है N2 इतना है करके नहीं देंगे, आपको टर्म्स यूज़ करेंगे, लाइक लाइमन सीरीज़ यूज़ करेंगे, या बोलेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज़। आपको समझना है, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज़ बोला तो इसका मतलब क्या, N1 इज़ 2 बट N2 इज़
फर्स्ट लाइन का क्या हो जाता है 3 हो जाएगा। तो इसके वजह से ये समझना पड़ेगा टर्म्स आपको। तो अभी हम लोग क्वेश्चन करते सो दैट आपको और क्लियर हो। फाइंड वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। थर्ड लाइन मतलब हम लोग ने अब भी देखा 5 से 2 आ रहा है, वो थर्ड लाइन है, करेक्ट। तो इधर n1 क्या हो जाएगा 2, n2 क्या हो जाएगा 5। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला 1 बाय वेवलेंथ इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट z इंटू 1 n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, करेक्ट। ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स बराबर। तो अभी इसमें हम लोग वैल्यूज़ डालते हैं। आर एच का वैल्यू है ना नॉर्मली मत डालना, अगर क्वेश्चन में पूरा सॉल्व करके दिया हुआ रहेगा ऑप्शंस चेक करना तो ही आर एच का वैल्यू डालना। अगर आर एच करके ही दिया है तो फुकट का सॉल्व करो एंड देन आपको पता चले कि आर एच का वैल्यू डालना ही नहीं था, तो दैट बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। इंटू जेड क्या एच आइटम है तो 1 हो जाएगा। n1 क्या है 2, उसका स्क्वायर 4, n2 क्या है 5, उसका स्क्वायर 25। तो 1 बाय वेवलेंथ इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आर एच 25 माइनस 24 बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई 100। अभी हम लोग लिखेंगे वेवलेंथ इज इक्वल टू 100 बाय 21 आर एच, क्योंकि इन्वर्स किया तो ये भी इन्वर्स हो जाएगा। सो वेवलेंथ हम लोग को मिल गया 100 बाय 21 इंटू आर एच। वैसे अभी और एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है फाइंड मैक्सिमम एनर्जी ऑफ लास्ट ऑफ ब्रैकेट सीरीज फॉर हीलियम एटम। लास्ट ऑफ ब्रैकेट, लास्ट लाइन लिखना था, लास्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज कौन सा हो जाएगा इसमें इनफाइनाइट से 4 ब्रैकेट सीरीज मतलब। तो इसमें n1 क्या है 4, n2 क्या है इनफाइनाइट, करेक्ट। तो अभी सॉल्व करते पहले इसमें हम लोग वेवलेंथ ढूंढेंगे देन एनर्जी ढूंढ सकते हैं इंटू एच सी करके, करेक्ट। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा 1 बाय वेवलेंथ इज इक्वल टू रिड्सबर्ग कांस्टेंट, ये सॉल्व किया इंटू जेड, जेड क्या है 2 बाय n1 स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर 0 होता है तो 0 ही होगा, इधर कुछ नहीं आएगा। तो आ जाएगा 1 बाय वेवलेंथ इज इक्वल टू आर एच इंटू 2 बाय 16। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो आ जाएगा वेवलेंथ इज इक्वल टू 8 बाय रिड्सबर्ग कांस्टेंट, करेक्ट। देन हम लोग एनर्जी का टर्म चाहिए तो एनर्जी क्या हो जाता है एच सी बाय लैम्डा। तो हम लोग लिखेंगे एच सी का वैल्यू इज 20 इंटू 10⁻⁻26। ये हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में सीखा इन दोनों का वैल्यू ऐसा शॉर्टकट में लिखना। देन लिख सकते 8 इंटू रिड्सबर्ग कांस्टेंट ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा समथिंग 4 10 2.5 इंटू 10⁻⁻26 रिड्सबर्ग कांस्टेंट, एंड रिड्सबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू 10⁻5 आता है। तो आप लोग लगा के कर सकते हो। सो हम लोग को मेन क्या आता है ये सीखना इज इम्पॉर्टेंट। ये तो सॉल्व करके आ ही जाता है बट ये नहीं आ रहा है तो मतलब ये नहीं आ रहा है तो देन थोड़ा प्रॉब्लम है। अभी हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ये ना मोस्ट मतलब मैक्सिमम टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है स्पेक्ट्रल लाइंस ढूंढना, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ईजी दे देते। कभी कभी एक आध बार दिया रहेगा ऐसा टफ करके, पर हम लोग सब देख लेंगे। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अभी क्या बोला है 5 से 2 तक का स्पेक्ट्रल लाइंस ढूंढो। तो अभी हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। 5 से 2 डायरेक्टली आ सकता है, करेक्ट। देन फिर 5 से 4 आ सकता है, एंड देन 5 से 3 आ सकता है, एंड 3 से 2 आ सकता है, या फिर ऐसे भी आ सकता है 5 से 4 एक बार आया, देन 4 से 2 आ रहा है, करेक्ट। या फिर पहले इधर आया 5 से 4 आया, देन आया 4 से 3, देन आया 3 से 2। तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस इधर दिख रहे 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। अभी हम लोग ये ना फॉर्मूला लगा के करते। फॉर्मूला क्या है देखो n2 माइनस n1 मल्टीप्लाई बाय n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो ये हम लोग फॉर्मूला इधर लिखते हैं n2 माइनस n1 फिर n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अभी इधर n2 क्या है 5 एंड n1 इज 2, तो 5 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 4 बाय 2। तो ये कट कर दिया तो आ गया 6, ओके। अभी तो हम दोनों का आंसर सेम आया 6, एंड अभी आप लोग को दिया है 10 से 1 तक का निकालो स्पेक्ट्रल लाइंस। तो आप ये ऐसे ड्रॉ करके निकाल पाओगे, इतना लेंदी हो जाएगा, करेक्ट। तो तभी आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला ही यूज़ करना है। कितना भी छोटा नंबर्स होगा स्पेक्ट्रल लाइंस बना के मत देखो, वो बहुत टाइम वेस्ट है। एंड कभी कभी क्या होता है
बहुत जन फर्स्ट हम लोग ने क्या किया, 5 से 4 आए, देन 4 से 2 पे चले गए, एंड देन स्पेक्ट्रल लाइंस बनाने के टाइम क्या करेंगे, 5 से 4 और एक बार आएंगे एंड 4 से 3 एंड ये वाला सिस्टम में जाएंगे। तो इसमें ये 2 बार काउंट हो जाएगा जो कि रॉन्ग है, इधर भी ये 2 बार काउंट हो जाएगा जो कि रॉन्ग है। ये बहुत जन गलती करते, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ऐसे जाना इज नॉट पॉसिबल है, रॉन्ग आ सकता है आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करो, रट्टा, ये फॉर्मूला याद रख लो। नीट एग्जाम यही है, कितना याद है आपको एंड कितना आप एग्जाम में लिख पा रहे हो, वही नीट एग्जाम है, तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। अभी हम लोग बात करते हैं कि हम लोग ने टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ढूंढ लिया N2 से N1 जाने के टाइम, बट अगर हम लोग को ढूंढना है लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज, मतलब अभी हम लोग कुछ 10 से 1 तक गए एंड उसमें आपको ढूंढना है कि लाइमन सीरीज में कितने लाइंस फॉल हुए, तो कैसे ढूंढेंगे, जो N2 है ना उसको -1 कर दो, ओके। वैसे ही अगर आपको बाल्मर सीरीज में कितने लाइंस फॉल हुए वो ढूंढना है तो N2 - 2 कर दो। पाश्चन सीरीज के लिए N2 - 3 कर दो, वैसे ही ब्रैकेट सीरीज के लिए N2 - 4 कर दो, तो आपको मिल जाएगा कि उस रीजन में कितने लाइंस फॉल हुए हैं, ओके। तो अभी हम लोग ये एग्जाम्पल से करते, हम लोग का है N2 से N1 7 से 2 जाना है, करेक्ट। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितना है ये ढूंढो, 7 - 2 + 1 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 5 × 6/2, तो ये हो जाएगा 15 स्पेक्ट्रल लाइंस प्रेजेंट है, ये कट होके, करेक्ट। तो अभी इसमें पूछा है नंबर ऑफ लाइंस इन लाइमन सीरीज, तो अभी आप लास्ट ऊपर कैसे किया, N2 - 1 कर दो, नहीं होगा इधर, बिकॉज इसका N1 इज बाल्मर सीरीज, ये बाल्मर सीरीज पे तो एंड हो रहा है, तो इसमें लाइमन सीरीज के कितने आएंगे, 0 लाइन्स आएंगे। तो प्लीज़ डायरेक्टली फॉर्मूला भी मत जाओ, ये समझो कि अगर एंड ही बाल्मर सीरीज पे हो रहा है तो लाइमन सीरीज पे कोई भी लाइन्स जाने वाला नहीं है, तो उधर 0 हो जाएगा। फिर पूछा है नंबर ऑफ लाइंस इन बाल्मर सीरीज, तो ये कैसे होगा, N2 - 2, तो कितना है N2 7 - 2, तो क्या आ जाएगा 5। अभी ये हम लोग को प्रूव करना है कि राइट है कि रॉन्ग, तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 है, ये 7 है, करेक्ट। अभी चेक करते, 2 से 1 लाइन, ये 2 लाइन, ये 3 लाइन, ये 4, ये 5, करेक्ट। 5 आ रहा है तो ये करेक्ट है। तो हम लोग हर जगह ये डायग्राम नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग ने फॉर्मूला इजी वाला दिखाया है, हम लोग ने प्रूव भी किया डायग्राम के हेल्प से कि ये करेक्ट है। अगर बोला है नंबर ऑफ लाइंस इन पाश्चन सीरीज, तो क्या आ जाएगा, N2 - 3, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 7 - 3, इसका आ जाएगा 4 लाइन्स। वैसे ही ब्रैकेट सीरीज में N2 - 4, तो हो जाएगा 7 - 4 आ जाएगा 3 लाइन्स। वैसे ही पी फंड सीरीज में N2 - 5, मतलब 7 - 5 आ जाएगा 2 लाइन्स। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स ऐसा दिया रहेगा कुछ N2 से N1 एंड पूछेंगे कि ये सीरीज़ में कितना लाइन्स फॉल हुआ आप बताओ, या 2 सीरीज़ का लाइन कुछ का उनका रेशो पूछ सकते हैं, तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे निकालना है। अभी हम फाइनली क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। द थर्ड लाइन इन बाल्मर सीरीज करस्पॉन्ड्स टू एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन विच बोर्स ऑर्बिट इन हाइड्रोजन। थर्ड लाइन इन बाल्मर सीरीज मतलब इधर N1 तो 2 है बट N2 क्या है, थर्ड लाइन कौन सा आ जाएगा, 5। अभी क्वेश्चन किया था उसमें भी यही था 5, तो हम लोग को बोला है कि कौन सा आंसर करेक्ट है, तो 5 से 2 पे जा रहा है, दैट इज करेक्ट, क्योंकि थर्ड लाइन इन बाल्मर सीरीज पूछा है, तो 5 से 2 ऑप्शन है, हाँ सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए, तो आपको ये समझना चाहिए कि कैसे निकालना है, थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज क्या है वो पता होना चाहिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, तो पहले तो N1 क्या हो गया 4, N2 क्या हो जाएगा 5 इज द फर्स्ट लाइन, 6 है वो सेकेंड लाइन पे रहेगा, 6 से 4, 7 से 4 रहेगा वो थर्ड लाइन रहेगा, तो N2 क्या हो गया 7। तो अभी वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, 1 बाय वेवलेंथ इज इक्वल टू RH इंटू Z क्या होगा 1 ही होगा, 1 बाय N1 स्क्वायर कितना 16, N2 स्क्वायर कितना 49, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 बाय वेवलेंथ इज इक्वल टू RH, क्योंकि इधर R का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो हम लोग RH का वैल्यू नहीं लेना, तो डायरेक्ट यही लिखेंगे, तो आ जाएगा 49 माइनस 16 डिवाइड बाय 49 इंटू 16, तो क्या आ जाएगा 1 बाय वेवलेंथ इज इक्वल टू रिड्सबर्ग कांस्टेंट 33 बाय 784,
तो वेवलेंथ इज इक्वल टू 784/33 रिड्जबर्ग कांस्टेंट। तो ये ऑप्शन चेक करो किधर है, 784/33 ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। ये आर का बराबर लेना, वरना ऊपर ही ले लोगे तो ऑप्शन प्रेजेंट है, गलत हो जाएगा। अभी ये वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज, फर्स्ट लाइन मतलब क्या, इसमें n1 क्या है 3, n2 क्या होगा, फर्स्ट लाइन मतलब 4 से 3 वाला। तो अभी इसका वेवलेंथ कैसे, 1/वेवलेंथ इज इक्वल टू RH इंटू 1, हाइड्रोजन नहीं दिया मतलब हाइड्रोजन ही लेना है। ये n1 क्या हो जाएगा 9, इसका 16, तो ये सॉल्व करो, 1/वेवलेंथ इज इक्वल टू RH, 16 माइनस 9 इज 7, 16 इंटू 9 इज 16 इंटू 9 इज 144 आई गेस, हाँ। तो ये सॉल्व किया तो आ जाएगा 144/7 इंटू 10⁵. अभी सॉल्व किया तो आ जाएगा 18 तो आ रहा है 1875 एंगस्ट्रॉम। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मैंने अभी कैलकुलेटर यूज़ किया, बट आप मत करना, आप डायरेक्टली सॉल्व करना प्लीज़, मेरे को अभी हो गया नीट। द वेवलेंथ ऑफ द थर्ड लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम इज, फिर से वही क्वेश्चन है। इधर क्या n1 क्या होगा 2, n2 क्या होगा, थर्ड लाइन मतलब 5। ये तो क्वेश्चन कितनी बार किया, अब भी किया ये क्वेश्चन, तो क्या आया था 100/21 RH। ये देखो है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, सॉरी, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ लाइन इन द लाइमन सीरीज फॉर हीलियम आयन। तो फर्स्ट तो फॉर्मूला लिख लो, क्या है, 1/λ इज इक्वल टू रिड्जबर्ग कांस्टेंट एटॉमिक नंबर का स्क्वायर बाय 1n1 स्क्वायर माइनस 1n2 का स्क्वायर, करेक्ट। तो अभी वैल्यूज पुट करते, 1/वेवलेंथ आ गया r, इधर r ही है तो हम लोग को रिड्जबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू नहीं लेना। एंड z² क्या है, हीलियम का 4 हो जाएगा। n² कौन सा मैक्सिमम वेवलेंथ पूछे, मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब फर्स्ट लाइन, करेक्ट। तो n1 क्या है, लाइमन सीरीज मतलब 1, n2 क्या हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 1 माइनस 4 हो जाएगा इधर स्क्वायर करने के बाद। तो अभी सॉल्व किया तो आ जाएगा 4r 3/4, तो इसको सॉल्व किया तो 4 कट, तो 1/वेवलेंथ इज इक्वल टू आ गया 3r, एंड वेवलेंथ इज इक्वल टू 1/3r, ऑप्शन है हाँ, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वैसे ही हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन्स इन द ब्रैकेट सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम व्हेन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 9th एक्साइटेड स्टेट। 9th एक्साइटेड स्टेट मतलब n कितना है 10, रिटर्न n2 है, रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब n1 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। तो अभी इसमें स्पेक्ट्रल लाइन्स कैसे ढूंढेंगे, n1 इज इक्वल टू 1, करेक्ट। 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 9 इंटू 10/2, तो हो जाएगा 45, करेक्ट। 45 लाइन से ये आंसर है, नहीं पूरा क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स पॉसिबल इन ब्रैकेट सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो ब्रैकेट सीरीज मतलब n2-4, इसका कितना है, कौन सा लेवल आ जाता है, n इज इक्वल टू 4 एनर्जी लेवल। तो क्या सीखा था, n2-4 कर देना है। तो n2 क्या है 10 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा 6। तो 6 इज द नंबर ऑफ लाइन्स पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन्स इन द ब्रैकेट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ये हम लोग ने ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कस किया ये वाला क्वेश्चन टाइप। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते। फॉर हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा द सीरीज ऑफ लाइन विच फॉल्स इन विजिबल रीजन इज, ऑफकोर्स विजिबल रीजन मतलब बाल्मर, करेक्ट। इतना इजी क्वेश्चंस भी आया है नीट में, सो आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। अभी ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो। द रेशियो बिटवीन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ H एटम इन लाइमन सीरीज टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज ऑफ हीलियम आयन इज। तो इसके लिए एक पेज ले लेते। फर्स्ट हम लोग लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब फर्स्ट लाइन, तो इसका n1 क्या हो जाएगा लाइमन सीरीज में, तो 1, n2 क्या हो जाएगा फर्स्ट लाइन मतलब 2, तो इसका वेवलेंथ निकालते 1/वेवलेंथ इज इक्वल टू RH z², 1 का स्क्वायर इज 1 बाय n1 कितना है 1 माइनस n2 कितना है 4, करेक्ट।
तो आ जाएगा 1/वेवलेंथ इज इक्वल टू 3/4 RH। इसको लिख सकते हैं वेवलेंथ इज इक्वल टू 4/3R वेवलेंथ 1। वैसे हम लोग को सेकेंड में क्या दिया हुआ है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज ऑफ हीलियम आयन। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब इनफाइनाइट से 2 तक, मतलब बाल्मर सीरीज 2 तक। तो इसमें N1 कितना है 2 इंटू इनफाइनाइट, करेक्ट। तो अभी ये इसका फॉर्मूला में लिखते हैं। एंड इसमें हीलियम आयन मतलब इसका Z(2), उसका स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 बाय कितना हो जाएगा, N1 क्या है 2, तो इसका भी 4 माइनस इनफाइनाइट तो 0। तो इधर 4 और 4 कट हो जाएगा, करेक्ट। तो क्या बचेगा, वेवलेंथ इज इक्वल टू 1/R वेवलेंथ 2। अभी रेशियो लिखेंगे वेवलेंथ 1 बाय वेवलेंथ 2, तो क्या आ जाएगा 4/3R इज इक्वल टू R/1। तो R कट, तो आ जाएगा 4/3 इज द रेशियो। ऑप्शन चेक करो है, हाँ ये देखो है, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी हम लोग और आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या है, स्पीशीज विथ सेम इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में किया था। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होता है, जिनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, उनका है ना स्पेक्ट्रा भी सेम होगा। जैसे अभी हम लोग ने पढ़ा है ना जो स्पेक्ट्रम, वो था सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, जैसे हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन एटम। वैसे ही वो वाला स्पेक्ट्रम इस सेम फॉर लिथियम 2+ रहेगा, तो उसका स्पेक्ट्रा के लिए। वैसे ही हीलियम पॉजिटिव आयन रहेगा, उसके लिए भी ये स्पेक्ट्रा इज ओके, क्योंकि इन तीनों में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर हम लोग ने हीलियम का स्पेक्ट्रा लिया, तो इसमें लिथियम प्लस वाला जो स्पेक्ट्रा है वो भी उसका इज इक्वल टू बेरिलियम 2+ वाला स्पेक्ट्रा है, वो भी इतना ही आएगा, क्योंकि दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन ही है। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का स्पेक्ट्रा सेम ही बनेगा। मतलब अभी जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोग ने पढ़ा, ये सेम स्पेक्ट्रम कैन बी यूज्ड फॉर हीलियम प्लस स्पेक्ट्रा, लिथियम 2+ स्पेक्ट्रा। सो यही चीज़ बता रहे हैं कि जितना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए सेम स्पेक्ट्रा होगा, मतलब सेम इलेक्ट्रॉन्स जिसमें रहेगा उनका स्पेक्ट्रम भी सेम ही बनेगा। सो अभी हम लोग बात करते हैं 2 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा। एक तो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड सेकेंड इज एमिशन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, जो एक्साइटेड लेवल से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड लेवल पर जाए। मतलब हम लोग ने एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या पढ़ा था, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। यहाँ पे भी वही है कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जब एनर्जी जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, तभी एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, तो उसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। वैसे ही एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है, जैसे हायर एनर्जी लेवल से हम लोग लोअर एनर्जी लेवल पे आते तो एनर्जी रिलीज होता है, करेक्ट। तो वही यहाँ पे भी वही है, एमिशन स्पेक्ट्रा मतलब एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट पे आने पे एमिशन स्पेक्ट्रा बनता है। अभी हम लोग ये एग्जांपल से समझते हैं, एक हाई एनर्जी लेवल लिया, एक लो एनर्जी लेवल लिया, एंड एक वाइट लाइट पास किया। जब हम लोग ने वाइट लाइट पास किया ना, तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक गए, बट वाइट लाइट में विबग्योर ये 7 कलर थे, करेक्ट, तभी जाके वाइट लाइट बनता है। तो वो 7 कलर्स में से हम लोग ने देखा जो लाइट रिलीज हो रहा है उसमें 2 कलर मिसिंग थे, कौन सा, ब्लू एंड येलो कलर मिसिंग थे। फिर हमने क्या किया, जो हायर एनर्जी लेवल से जो लाइट फिर से पास किया, जो लोअर एनर्जी लेवल पर एमिट हुआ, तो उसमें देखा, एमिशन स्पेक्ट्रम में देखा तो हम लोग ने ब्लू और येलो दोनों प्रेजेंट थे, दूसरे कोई कलर प्रेजेंट नहीं थे। तो इन दोनों का मतलब क्या कि जब एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम को हम लोग जोड़ देंगे ना, तो हम लोग को वाइट लाइट फिर से मिल जाएगा। बट हम लोग को कंक्लूड क्या करना है, जो एनर्जी जो वेवलेंथ का कलर जो एब्जॉर्ब हुआ वही एमिट होगा। ये जैसे पहले के ज़माने में ब्लैक कलर वाला फोटो लिया तो वाइट हो जाता था, समथिंग वैसा था। यहाँ पे भी वो फोटोग्राफिक नेगेटिव ये दोनों एक दूसरे के है, ओके। एंड हम लोग हाँ, ये दोनों है ना डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होंगे। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों होंगे, बिकॉज आप देख सकते हो कि विबग्योर में बी इज मिसिंग, येलो इज मिसिंग, तो ये जो स्पेस में है ना ब्लैक कलर आ जाएगा, सो दैट वहाँ पे लाइट कुछ फॉर्म नहीं होगा, कोई कलर फॉर्म नहीं होगा। वैसे ही एमिशन स्पेक्ट्रम में ये पूरा जिधर कोई कलर नहीं है, सिर्फ ब्लू एंड येलो कलर का लाइट रिलीज हुआ है, एमिट हुआ है, उसमें दूसरे कलर्स के जगह पे ब्लैक कलर आ जाएगा, ओके। बट वाइट लाइट जो है वो कंटिन्यूस है, क्योंकि इसमें सब कलर्स प्रेजेंट है, तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हो जाता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ये एग्जांपल्स में पूछते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कौन सा है, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कौन सा है। ये डिसकंटिन्यूस, ये भी डिसकंटिन्यूस। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।
लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल। लिमिटेशन क्या थे? फर्स्ट तो लिमिटेशन ये था कि ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए था, करेक्ट। ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में ये कुछ बता नहीं पाया, इसके वजह से ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक था। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। ओके, it failed to explain fine structure why there are number of components lying close together when the spectra of hydrogen is examined by a powerful spectroscope। तो वो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा वगैरह बन रहा है उसमें इतना क्लोजली लाइन वगैरह एकदम डिटेल में वो समझा नहीं पाया, इसके वजह से भी वो एक लिमिटेशन बन गया बोहर्स मॉडल का। Third is, since there is uncertainty of the position and velocity of the electron, hence the concept of electron jumping from one orbit to another is not justified। मतलब अभी तक हम लोग जब हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया तब क्या होता था, जब हम लोग पोजीशन ढूंढने को जाएंगे तब तक वो पोजीशन बदल जाता है, उसका स्पीड इतना, वेलोसिटी इतना है, तो दोनों साथ में ढूंढना पॉसिबल ही नहीं था, पोजीशन एंड वेलोसिटी। इसके वजह से उधर एक अनसर्टिनिटी था। फिर भी बोहर ने कुछ तो आंसर दिया, बट उसका जस्टिफिकेशन प्रॉपरली दिखा नहीं, इसलिए वो भी एक लिमिटेशन बन गया। It does not throw light on the distribution and arrangement of electrons in atoms as well as shape of molecules formed by the combination of atoms। ये प्रॉपरली कोई अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या जो कॉम्बिनेशंस बनते, मॉलिक्यूल्स बनते, उसके बारे में कुछ बताया नहीं। एंड और एक पॉइंट इधर नहीं है जो, तो वो MVR है, MVR इज इक्वल टू NH/2π है, उसके बारे में भी वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे पाया। उसने बस वो फॉर्मूला या वो दे दिया एक पोस्टुलेट, बट उसका जो डेरिवेशन था उसके बारे में बोहर ने कुछ बताया नहीं, इसकी वजह से वो भी एक लिमिटेशन या ड्रॉबैक हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन मैग्नेटिक फील्ड, उसको जीमैन इफेक्ट बोलते हैं, एंड स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन द लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। तो वो बता नहीं पाया कि मैग्नेटिक फील्ड में जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है वो कैसे स्प्लिट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे स्प्लिट करेंगे, एंड जो मैग्नेटिक लाइन फील्ड में जो इफेक्ट यूज होता है वो कौन सा है, जीमैन इफेक्ट। याद रखना, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एंड स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इफेक्ट यूज होता है वो है स्टार्क इफेक्ट। ये याद रखना, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मैग्नेटिक फील्ड का जीमैन इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टार्क इफेक्ट। अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं थोड़ा। According to the Bohr theory, which of the following transactions in the hydrogen atom will give rise to the least energetic photon? Least energetic photon हम लोग ने पढ़ा था, करेक्ट। कैसे आता है? अभी जो 1 पे है, 2 पे है, 3, 4, 5, 6 ऐसा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी 6 to 1 आ रहा है, मतलब इसका एनर्जी अच्छा खासा रहेगा, तो ये हम लोग नहीं ले सकते, इसका लीस्ट एनर्जी नहीं रहेगा। जैसे हम लोग ने वो लास्ट लाइन और फर्स्ट लाइन के लिए समझा था एनर्जी, वैसे इधर देखना है एक एक का। 5 to 4 ये वाला, ओके, इसका कम हो सकता है, दूसरे ऑप्शंस देखते। 6 to 5 इसका और कम होगा, क्योंकि जो एक्साइटेशन एनर्जी है वो डिक्रीज होता जाता है विथ इंक्रीजिंग ऑर्बिट्स एंड इंक्रीजिंग एनर्जी, करेक्ट। तो ये दोनों हो सकता है, बट अभी इसमें 6 to 5 का एनर्जी विल बी लीस्ट देन 5 to 4, बिकॉज जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे ऑर्बिट्स में, उनका एक्साइटेशन एनर्जी है ना, मतलब 2 ऑर्बिट्स के बीच का एनर्जी वो कम होता जाता है। एंड लास्ट ऑप्शन क्या है, 5 to 3, ये बड़ा होगा देन 6 to 5 ऑफकोर्स, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही हो जाते हैं, देखना है कि कौन सा नंबर्स में एक तो गैप कम है एंड ऊपर वाले नंबर से ज़्यादा। तो अभी है जीमैन इफेक्ट रिफर्स टू द, अब भी पढ़ा, स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन्स इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो कौन सा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो अच्छे से। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम हैज़ अ नेगेटिव साइन फॉर ऑल पॉसिबल ऑर्बिट्स बिकॉज when the electron is attracted by the nucleus is present in orbit n, the energy is absorbed and its energy is increased। तो जब न्यूक्लियस है एंड कोई n ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन है, ये अट्रैक्ट होगा, तो जब ये अट्रैक्ट होगा तो इसका एनर्जी रिलीज होगा, करेक्ट, एंड उसका एनर्जी लोअर होगा, बराबर। वैसे ही सेकेंड ऑप्शन पढ़ते, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस एंड इज प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट द एनर्जी इज इमिटेड, हाँ मतलब वो नीचे आएगा, हायर लेवल एनर्जी लेवल से नीचे कोई लोअर एनर्जी लेवल पर आएगा, बिकॉज इंक्रीजिंग ऑफ अट्रैक्शन, करेक्ट। तो उसका एनर्जी है वो एक तो रिलीज होगा, मतलब ये एमिट होगा, एंड वो कोई लोअर एनर्जी लेवल पे आया तो उसका जो एनर्जी है वो भी लोअर हो जाएगा, करेक्ट। तो बी करेक्ट लग रहा है।
अभी आगे का पढ़ते, सी नन ऑफ दिस है, डी पढ़ते। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज रिपेल्ड, रिपेल्ड मतलब बहुत नज़दीक है उसको रिपेल कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस, बाय द न्यूक्लियस द एनर्जी इज रिलीज एंड इट्स एनर्जी इज लोअर्ड। नहीं, अगर न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन बहुत नज़दीक है, इसको रिपेल कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा हायर एनर्जी लेवल पर, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, इधर इधर एमिट रिलीज दिया, ये गलत हो जाएगा। एंड जैसे जैसे वो ऊपर वाले ऑर्बिट्स में जाता जाएगा उसका एनर्जी बढ़ता जाएगा, यही हम लोग ने पढ़ा है ना, विथ इंक्रीजिंग ऑर्बिट्स एनर्जी इंक्रीज होगा, बट एक्साइटेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। मतलब क्या एक्साइटेशन, मतलब दो ऑर्बिट्स के बीच का एनर्जी डिक्रीज होगा, बट विथ इंक्रीजिंग ऑर्बिट्स जो उस ऑर्बिट का एनर्जी है वो तो इंक्रीज ही होता जाएगा। ओके, सो ये भी रॉन्ग लग रहा है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से पढ़ो अच्छे से, जैसे अभी एक एक हम लोग ने, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस एंड इज प्रेजेंट इन ऑर्बिट एंड द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, इट्स एनर्जी इज, तो एक एक बनाओ एंड देखो, अट्रैक्ट हो रहा है तो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो रिलीज होना चाहिए एनर्जी, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, देन तुक्का लगा देते हैं बहुत जन, बट ऐसा मत करो, ये इजी क्वेश्चन ही होते हैं, बस आपको पढ़ना है अच्छे से वो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखते, फॉर emission line of atomic hydrogen from n initial 8 to n final some higher energy level, the plot of wave number against 1 by n square will be। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट तो फॉर्मूला लिखो, वेव नंबर इज इक्वल टू आर एच बाय जेड स्क्वायर, 1 बाय इनिशियल क्या है 64 का, 8 का स्क्वायर 64, 1 बाय फाइनल n स्क्वायर, करेक्ट। अभी हम लोग को हाइड्रोजन दे के रखा है, मतलब ये 1 हो जाएगा, तो वेव नंबर आ जाएगा आर एच। अभी हम लोग को एम, देखो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो x पे क्या है वो हम लोग को पहले इधर लिखना पड़ेगा, तो क्या है x पे 1 बाय एन स्क्वायर, तो माइनस 1 बाय एन स्क्वायर प्लस 1 बाय 64 लिख दिया। ना हम लोग ये माइनस साइन एंड बाहर ले लेते, तो क्या आ जाएगा माइनस आर एच बाय 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 बाय 64, करेक्ट। तो हम लोग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्म बन गया, तो जो माइनस आर एच है वो क्या हो गया, माइनस आर एच है वो क्या हो गया, स्लोप हो गया, तो लीनियर स्लोप विथ माइनस आर एच, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी बहुत जन को डाउट आता है कि ये माइनस अंदर ही रहने देते हैं एंड देन ऐसे तो स्लोप आर एच ही हो जाएगा, बट एक प्रॉपर फॉर्म में लिखने के लिए ना ये 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 बाय 64 ही होना चाहिए, क्योंकि इंटरसेप्ट प्रॉपर नंबर में होना चाहिए, इसके वजह से दिस इज द आंसर। अब ये the expression for Bohr's friction frequency rule is, first तो डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू बराबर, तो न्यू इज इक्वल टू डेल्टा E बाय एच हो जाना चाहिए, इसको ऐसे भी लिख सकते E2 माइनस E1 बाय एच। तो ऑप्शन चेक करो, ये तो नहीं है, इधर 2 आ गया, ये एड क्यों किया है पता नहीं, इधर मल्टीप्लाई है, ये भी रॉन्ग, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी ये क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 तो n इज इक्वल टू 1 विल प्रोड्यूस शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन, फर्स्ट तो वेवलेंथ का फॉर्मूला, फिर 1 बाय 4 माइनस सॉरी 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 4, बट हम लोग देख रहे हैं इधर ये सब एटम के लिए ये चीज़ तो सेम रहेगा, तो ये कट डाउन हो जाएगा, आर एच सेम रहेगा, ये भी कट डाउन हो जाएगा, तो क्या कर सकते हैं 1 बाय सॉरी वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। तो अभी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका होगा, जिसका ये सबसे मैक्सिमम होगा उसका वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होगा। तो अभी देखते हैं, लिथियम इसका z इज 3, तो 9 हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद, हीलियम इसका z क्या है 2, स्क्वायर करने के बाद 4, हाइड्रोजन का 1 ही रहेगा, हाइड्रोजन प्लस का भी 1 ही रहेगा, तो किसका z स्क्वायर सबसे बड़ा है, लिथियम का, तो इसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बनेगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा यूजफुल इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। हाँ, जो लाइन स्पेक्ट्रम है ना, पहले के ज़माने में हर एलिमेंट का, हर एटम का लाइन स्पेक्ट्रा निकालते थे एंड डिफ्रेंशिएट करते थे कि ये पहले हम लोग ने ढूंढ लिया है या ढूंढना है या ये नया कोई डिस्कवर हुआ है कि नहीं। ईच एलिमेंट हैज़ अ यूनिक लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा, जैसे हम लोग का फिंगरप्रिंट इज यूनिक फॉर एवरीवन, वैसे ही हर एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रा इज यूनिक। सो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ओके, ये
The ratio of shortest wavelength of two spectral series of hydrogen spectrum is found to be 1:9. The possible spectral series is, क्या बोला है, रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी, मतलब ये लास्ट लाइन। तो अभी हम लोग को चेक करना है इनफाइनाइट से हर उसका वेवलेंथ ढूंढना है। ओके, सब ऑप्शंस में वेवलेंथ ढूंढेंगे, देन उसका रेशियोज ढूंढेंगे। अभी लाइमन का कितना हो जाता है, आर बाय 1:2 वेवलेंथ इज इक्वल टू आर बाय समथिंग 1 ही होता है, करेक्ट। वैसे ही पास्चन का क्या हो जाता है, 1 बाय वेवलेंथ इज इक्वल टू आर बाय 9 हो जाता है, 3 स्क्वायर होगा, -1 बाय 0 होगा तो वो 0 ही रहेगा, करेक्ट। अभी ब्रैकेट सीरीज में क्या आ जाता है, आर बाय 4 का पी फंड में 25, पास्चन में फिर से आर बाय 9, पी फंड पी आर बाय 25, बाल्मर में आर बाय 4, ब्रैकेट में आर बाय 16। तो अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि 1:9 वाला रेशियो सिर्फ इसमें ही शो हो रहा है, 1 और 9। दूसरे इसमें तो जो नंबर्स है वो 9 के मल्टीपल्स भी नहीं है, ना कि कट डाउन होकर कुछ 1:9 के रेशियो में आएगा। तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। The emission spectra of atoms in the gaseous phase do not show a continuous spread of wavelength from red to violet. Rather, they emit only at specific wavelengths with dark spaces between them. Such spectra is called as line spectra भी बोलते हैं, उसको atomic spectra भी बोलते हैं। ओके, ये दोनों चीज़ इसको बोलते हैं। जो भी डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम फॉर्म होंगे जैसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रम, वो सब है ना, लाइन स्पेक्ट्रा भी उनको बोलते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये याद रखना। यूजेस ऑफ एमिशन स्पेक्ट्राइज, अभी ऊपर हम लोग ने सेम क्वेश्चन किया था, क्या था, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, करेक्ट। केमिकल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई अननोन एटम्स, करेक्ट, यही चीज़ मैंने बताया, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अभी हम लोग आते हैं डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। ये क्या है, ये सबसे अच्छा वाला हाइपोथेसिस है जो कि हम लोग को पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर को ज्वाइन करता हुआ दिख रहा है। ये एक हाइपोथेसिस, इसमें क्या था, एक ऑब्जेक्ट है ना, उसका कुछ तो मास है एंड वो जब सम वेलोसिटी v से जा रहा है तो पीछे कुछ वेव्स फॉर्म हो रहा है। जैसे हम लोग ने साउथ का मूवीज में देखा रहेगा कि वो ऐसा थप्पड़ मारते हैं एंड वेव्स फॉर्म होता है गाल पे वगैरह, वही चीज़ इधर ये डी ब्रोगली बता रहे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक वेलोसिटी से जा रहा है तो उसके पीछे वेव्स फॉर्म होता है। हम लोग भी चलते तो उसके पीछे वेव्स फॉर्म होता है, बट वो बहुत माइन्यूट वेवलेंथ के होते हैं, इसलिए दिखते भी नहीं है। तो मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी कर सकते हैं, जो कि हम लोग पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए कर रहे हैं। एंड जो लैम्डा है इस वेव का है, उसको वेवलेंथ बोलते हैं, जो वेव नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन दोनों को जोड़ के डी ब्रोगली ने बताया कि वेवलेंथ ऑफ अ बॉडी ऑफ मास मूविंग विथ वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। मतलब जब जब मोमेंटम ज़्यादा रहेगा, मास ज़्यादा रहेगा या वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा ना उस ऑब्जेक्ट का, तो उसके पीछे का वेवलेंथ बहुत छोटा दिखेगा, बहुत छोटा मतलब बहुत नेग्लिजिबल टाइप। इसलिए हम लोग का मास इतना है तो उसके वजह से हम लोग के पीछे जो वेवलेंथ फॉर्म हो रहे हैं वो हम लोग को दिखते ही नहीं है। ये बताने का कोशिश कर रहा है। तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mv, करेक्ट। तो इधर इसने पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर का एक कॉम्बिनेशन वाला हाइपोथेसिस दिया एंड हम लोग ने फिर प्रोपोर्शनल साइन हटा के प्लैंक कांस्टेंट लगा दिया, तो आ गया वेवलेंथ इज इक्वल टू h बाय मोमेंटम इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट बाय mv। ओके, ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वैसे अभी काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं ½ mv²। अभी हम लोग ने मास को दोनों जगह पे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया mv² बाय 2m। तो mv को हम लोग मोमेंटम भी बोलते हैं, तो मोमेंटम स्क्वायर बाय 2m हो जाएगा। तो मोमेंटम से हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन निकाला एंड देन जो इधर mv के जगह पे मतलब मोमेंटम के जगह पे वो रिलेशन लगा दिया। तो ये और एक टाइप का फॉर्मूला बन गया। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, रेशो वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस पे। एंड देन हम लोग ने क्या किया, जैसे हम लोग को पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला स्टॉपिंग एनर्जी, करेक्ट। तो हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी के जगह पे स्टॉपिंग एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो हम लोग को क्यू एन पोटेंशियल के टर्म में भी मिल गया ये वाला जो वेवलेंथ का ये फॉर्मूला। तो क्या क्या हो सकता है अभी एक बार लिखते इधर।
वेवलेंथ इज इक्वल टू एच बाय मोमेंटम इज इक्वल टू एच बाय एम वी। मोमेंटम को और कैसे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, 2m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट बाय काइनेटिक एनर्जी को और कैसे लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, स्टॉपिंग एनर्जी के फॉर्म में, जिसमें हम लोग चार्ज इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल यूज करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो आ जाएगा 2m q स्टॉपिंग पोटेंशियल, करेक्ट। तो ये पूरा एक फॉर्म है और इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं। बिलीव मी, आपको ये नहीं पता है ना तो आप इसका रेशो वगैरह नहीं ढूंढ सकते। सो आपको ये सब जानना इज इम्पोर्टेंट। मिनिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएट है मिनिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ? तो कैसे ढूंढेंगे? वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास और वेलोसिटी। द वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं है तो मास से ही हम लोग डायरेक्टली ढूंढेंगे। सबका मास पहले देखते हैं, किसका मास कितना है, किसका इलेक्ट्रॉन, इसका कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो जैसे मास बहुत छोटा है तो इसका वेवलेंथ बहुत बड़ा होगा, तो ये मिनिमम वेवलेंथ तो होगा नहीं, इनकरेक्ट। वैसे ही प्रोटॉन का मास भी बहुत छोटा है, -24, तो ये भी छोटा है तो इसका वेवलेंथ भी ज़्यादा रहेगा, तो ये भी मोस्टली मिनिमम वेवलेंथ नहीं रहेगा। दूसरे देखते हैं, CO2 मॉलिक्यूल, तो इसका मास कितना होता है? मोलर मास ही देखते 44 एंड SO2 का 64। तो जैसे जैसे इसका मास जिसका बहुत बड़ा होगा ना उनका वेवलेंथ कम होगा। तो इन दोनों में किसका मास ज़्यादा दिख रहा है? ऑफकोर्स इसका मास ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगा, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। What possibly can be the ratio of the de Broglie wavelength for two electrons having the same initial energy and accelerated through 50 volts and 200 volts? Volts मतलब वो पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लिखा था, पता है? वेवलेंथ इज इक्वल टू h बाय 2m q vs। तो इसमें क्या बोला है कि h तो सेम है, उनका सेम इनिशियल एनर्जी है, बट एक्सिलरेटेड थ्रू ये चार्ज भी सेम रहेगा, मास भी सेम रहेगा, करेक्ट। तो हम लोग डायरेक्टली उसके वोल्ट को हम लोग इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं। तो देन वेवलेंथ ऑफ 1 बाय वेवलेंथ ऑफ 2 इज इक्वल टू वोल्ट ऑफ सेकेंड बाय वोल्ट ऑफ 1। तो वेवलेंथ 1 बाय वेवलेंथ 2 आ जाएगा 200 बाय 50, तो ये 4 हो जाएगा, तो रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 4:1 2:1। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। The de Broglie wavelength of a tennis ball of 60 gram moving with velocity 10 meters per second is approximately, तो कैसे वेवलेंथ इज इक्वल टू h बाय 60 इंटू 60 ग्राम से, तो पहले kg में करेंगे -3 इंटू 10 मीटर, तो h का वैल्यू क्या है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, करेक्ट। तो हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 बाय 6 इंटू 10⁻⁻1, क्योंकि 2 0 है तो -1 ही बचेगा, करेक्ट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.1, तो 1.1 इज इक्वल टू 10 ये प्लस हो जाएगा +1 इधर ऐसे ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -33। तो ऑप्शन चेक करो, है ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें डायरेक्टली रेस टू में दिया तो -33। अभी नेक्स्ट, इफ ट्रैवलिंग एट सेम स्पीड्स विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर वेव्स हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ये भी वैसा ही है जैसे वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास करके देखना है। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास तो सेम होता है एंड इलेक्ट्रॉन का मास तो सबसे छोटा होता है, तो उसका वेवलेंथ सबसे बड़ा होगा। इन दोनों का अल्फा पार्टिकल का कंपेयर करेंगे तो अल्फा पार्टिकल का क्या हो जाता है, मास कितना हो जाता है अल्फा पार्टिकल का मास कितना हो जाता है 4 AMU, करेक्ट। तो 4 टाइम्स होगा मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये बड़ा होगा इसका मास, तो इसका वेवलेंथ विल बी शॉर्टर, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी हम बात करते हैं डी ब्रोगली ने है ना, जो बोहर का एक पॉस्टुलेट था MVR इज इक्वल टू NH/2π, जो कि करेक्ट था, बट बोहर उसको डिराइव नहीं कर पा रहा था या उसको जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहा था। बट डी ब्रोगली ने वो किया। वो कैसे किया? एक एटम है एंड वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई स्पीड से चल रहा है तो वो एक वेव फॉर्म करेगा। जैसे इधर वो एक स्पीड से चल रहा है तो उसने एक वेव फॉर्म किया। तो डी ब्रोगली ने बोला कि जो जितना वेव्स है ना, नंबर ऑफ वेव्स
एक n ऑर्बिट में जितना कितना रहेगा, उसका जो ऑर्बिट नंबर है ना उतने ही वेव्स फॉर्म होंगे. लाइक देखो, नंबर ऑफ वेव्स इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू n. मतलब अभी सेकेंड ऑर्बिट पे कितने वेव्स फॉर्म होंगे, 2 वेव फॉर्म होंगे. फिफ्थ ऑर्बिट पे कितने वेव्स फॉर्म होंगे, 5 वेव फॉर्म होंगे. वैसे 12th ऑर्बिट पे कितने वेव्स फॉर्म होंगे, 12 वेव्स फॉर्म होंगे. ऐसा डी ब्रोगली ने बताया. फिर डी ब्रोगली ने बताया कि जैसे पूरे सर्कल का सरकमफरेंस कितना होता है, 2 पाई रेडियस फ्रॉम न्यूक्लियस इतना. करेक्ट. जैसे इधर 2 वेव्स के बीच का लेंथ इज वेवलेंथ, ये लैम्डा. करेक्ट. वैसे ही n वेव्स है तो कितना लैम्डा होगा, n लैम्डा हो जाएगा तो पूरा सर्कल कवर हो जाएगा. वैसे से इधर का लैम्डा, वैसे लैम्डा, ये हम लोग ने लिख दिया. कितने वेव्स रहेंगे, n वेव्स है इंटू n लैम्डा. वो कितना किसके इक्वल हो जाएगा, वो पूरा सर्कल कवर कर रहा है. करेक्ट. तो 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा हो जाएगा. करेक्ट. तो ये एक फॉर्म मिल गया. देन हम लोग ने इसको और लिखा तो क्या हो जाएगा, लैम्डा को हम लोग ने h इज इक्वल टू mv करके लिखा, जो हम लोग को डी ब्रोगली ने प्रूव किया कि कैसे होता है ये. देन हम लोग ने उसको थोड़ा रीअरेंज कर लिया तो हम लोग को आ गया mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई. ये चीज़ जो बोर ने हम लोग को दिया था जो कि करेक्ट था, बट इसका कोई जस्टिफिकेशन डेरिवेशन नहीं था, बट डी ब्रोगली ने इसका एक अच्छे से डेरिवेशन दिखाया. ओके. तो इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखना है. फर्स्ट तो हम लोग ने जो ऊपर फॉर्मूलाज पढ़े 4-5 वो, एंड देन नंबर ऑफ वेव्स एक ऑर्बिट में कितना होगा, उस ऑर्बिट नंबर जितना ही होगा. करेक्ट. एंड जो सर्कल का सरकमफरेंस है वो किसके इक्वल होगा, n इंटू लैम्डा, क्योंकि n टाइम्स लैम्डा कवर हो रहा है. करेक्ट. तो फिर हम लोग ने फिर ये याद रख लेना है 2 पाई r n इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई. लैम्डा के जगह पे उसका वैल्यू लगा दिया h बाई mv करके. एंड देन हम लोग ने उसको जो बोहर के पोस्टुलेट में रीअरेंज कर लिया. करेक्ट. तो याद रखने ये फॉर्मूलाज, बस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये होते हैं. एन इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन करते हैं. इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इतना, द डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इट इज, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2m काइनेटिक एनर्जी. करेक्ट. तो क्या हो जाता है 1 बाय 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9 इंटू 10⁻31 इंटू ये कितना दे के रखा है एनर्जी 4.5 इंटू 10⁻27. करेक्ट. इसको सॉल्व किया एंड 10⁻7 में ऑलरेडी दे के रखा है तो हम लोग का आंसर उस हिसाब से लाना है. तो 1 बाय 18 इंटू 4.5 एंड 10⁻31 प्लस 25 कितना होता है 56. करेक्ट. 18 इंटू 5 कितना होता है 90, तो 90 से कम ले सकते, 81 कुछ ले सकते हैं हम लोग. 81 इंटू 10⁻56 तो आ जाएगा 1 बाय 9 इंटू 10⁻28. ये 28 को ऊपर भी इधर h है. करेक्ट. तो 6.63 इंटू 10⁻34 बाय 9 इंटू 10⁻28. तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा समथिंग 0.7 कुछ, तो ये इधर जाएगा तो आ जाएगा 10⁻+28 हो जाएगा तो 6 आ जाएगा -6. तो इसमें कुछ आता है 0.726 आएगा. तो इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे तो हो जाएगा 7.26 इंटू 10⁻7. तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. इन 10⁻7 मीटर्स पहले से दे के रखा है. तो क्या है, if the wavelength of an element is equal to distance travelled by it in 1 second, then the correct relation is, distance travelled by in 1 second का मतलब क्या होता है velocity. करेक्ट. तो वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला था, वही ना जो रहेगा mv. तो mv के फॉर्म में कुछ नहीं है तो लिख सकते h इज इक्वल टू p. तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया था, दैट्स इट. In H atom, if x is the radius of the first Bohr orbit, the de Broglie wavelength of an electron in third orbit is, ये ना बहुत अच्छा है. इसमें हम लोग पहले 2 पाई r इज इक्वल टू NH करेंगे. करेक्ट. हम लोग को क्या पूछा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट. तो इसको कैसे लिखेंगे, सॉरी. करेक्ट. तो हम लोग को थर्ड ऑर्बिट 2 पाई r इज इक्वल टू 3 लैम्डा. बट हम लोग के पास रेडियस का कुछ आंसर नहीं है, तो रेडियस लाने के लिए हम लोग को एक दे के रखा है. इफ़ x इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट
द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट इज, तो हम लोग को क्या दे के रखा है, एक्स इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट। तो हम लोग ये रेशियोज से निकाल सकते हैं क्योंकि एक ही एटम है, तो एक्स रेडियस 1 है, रेडियस 2 ढूंढना है, इज इक्वल टू क्या होता है, n स्क्वायर बाय n स्क्वायर ऑफकोर्स, तो 1 का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, करेक्ट। तो अभी हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आ जाएगा r2, तो हम लोग r के जगह पे डालेंगे 9x, तो 2 पाई 9x इज इक्वल टू 3 लैम्डा, तो 3 इधर आ जाएगा तो लैम्डा क्या आ जाएगा 2 पाई 9x डिवाइड बाई 3, तो ये 3 तो हो जाएगा 6 पाई x, तो B इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इसमें फर्स्ट x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू हम लोग रेशियोज में निकालते थे ना, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ये तो पता ही होगा सबको, करेक्ट, तो वैसे ही निकालना है इधर। अभी हम लोग आते हैं हाइसेनबर्ग्स अनसर्टिनिटी रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका क्वेश्चंस बहुत लेंदी आता है एंड आया हुआ है, बिलीव मी ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझो। इसका थियरी क्वेश्चन आया तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्व करने, क्योंकि लोगों को सिर्फ फॉर्मूला पता होता है, इसका रियल में पूरा जो थियरी है वो पता नहीं होता। इट इज़ इम्पॉसिबल टू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजिशन एंड एक्चुअल मोमेंटम ऑफ अ माइन्यूट पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। इतना छोटा पार्टिकल है, उसका पोजीशन एंड मोमेंटम एक साथ ढूंढ सकते हैं। अगर उसका पोजीशन ढूंढने गए तो उसके कुछ मोमेंटम के वजह से वो आगे बढ़ जाएगा, तो फिर से हम लोग को दूसरा पोजीशन ढूंढना पड़ेगा। तो हमेशा जब भी हम लोग उसका पोजीशन एंड मोमेंटम ढूंढने का कोशिश करेंगे ना, तो बहुत थोड़ा सा मिस्टेक्स आएगा ही, कुछ अनसर्टिनिटी आता ही है, बिकॉज वो प्रॉपर नहीं है, बहुत माइन्यूट पार्टिकल है, तो उसका मोमेंटम एंड पोजिशन निकालना इज नियरली मतलब बहुत टफ है, तो उसमें कुछ तो मिस्टेक्स होगा। तो वो कितना मिस्टेक्स होगा वो हाइसेनबर्ग ने हम लोग को अच्छे से बताया। जैसे उसने बताया कि पोजीशन डेल्टा एक्स क्या होता है, अनसर्टिनिटी इन पोजीशन, मतलब जो एरर हुआ पोजीशन में उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड डेल्टा पी क्या है, अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम, मोमेंटम में जो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है उसके बारे में डेल्टा पी करके इंडिकेट करते हैं। देन उसने ये एक टर्म दिया कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ज़्यादा या इक्वल रहेगा h/4π के। तो जो अनसर्टिनिटी जो दिखा रहा है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी से, वो ज़्यादा रहेगा या इक्वल रहेगा h/4π से, और हम लोग बोल सकते हैं ये वाला हम लोग ने लिखा था, इसका मतलब क्या h/2π डिवाइड बाई 2 हो जाएगा तो 4π हो जाता है। तो लिख सकते हैं ऐसे वे में भी देंगे तो कंफ्यूज मत होना। तो अभी हम लोग ने डेल्टा पी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं mv करके, तो उसमें डेल्टा वी का अनसर्टिनिटी रहेगा, मास में कुछ अनसर्टिनिटी नहीं आता, वेलोसिटी में आएगा, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू अनसर्टिनिटी इन वेलोसिटी, तो लिख सकते हैं डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी ज़्यादा या इक्वल टू h/4π। ओके, अभी न्यूमेरिकल्स के लिए हमेशा इक्वल टू करके लेना, ऐसा मत लेना मोर देन वाला मत लेना, वो कंफ्यूज हो जाता है, इक्वल टू करके लेना, आंसर आ जाएगा। अगर अभी डेल्टा एक्स को 0 कर दिया तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स को 0 करके इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अगर कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर में 0 हो ना तो उसको हम लोग बोल देते हैं इनफाइनाइट। 1 इज इक्वल टू 0 किधर भी आ गया, या कुछ भी टर्म इज इक्वल टू 0 आ गया, उसको इनफाइनाइट का टर्म दे देते हैं, इज इक्वल टू इनफाइनाइट। वैसे ही अगर डेल्टा वी है वो 0 हो गया तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, वी इधर आ जाएगा 0, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ओके, इसके क्वेश्चन से हम लोग करेंगे। अभी है ना डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π का और थोड़े थोड़े टर्म्स में हम लोग ने लिखा है वो देखते हैं। जैसे मोमेंटम को हम लोग ने डेल्टा टी बाय डेल्टा टी ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे डिवाइड किया डेल्टा टी को, मतलब अनसर्टिनिटी इन टाइम को। तो हम लोग देखें कि मोमेंटम बाय टाइम क्या हो जाता है, फोर्स, तो फोर्स लिखा तो क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा टी डॉट एफ ग्रेटर देन और इक्वल टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि x और f क्या होता है, एनर्जी या वर्क बोल सकते हैं, तो एनर्जी लिखते हैं, डेल्टा इज अनसर्टिनिटी इन एनर्जी, तो डेल्टा t डॉट डेल्टा ई इज ये देन h/4π, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये हम लोग ने अलग अलग फॉर्म्स में लिखा है, क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली आपको इसमें कैसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा, सो आपको ये पता होना चाहिए डेरिवेशंस। तभी क्वेश्चंस करते हैं। साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल, नहीं, इम्पॉसिबल वो भी नहीं, समटाइम्स पॉसिबल समटाइम्स इम्पॉसिबल, करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन क्या है, अनसर्टिनिटी इन पोजिशन इज ट्वाइस द अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम. अनसर्टिनिटी इन पोजिशन इज ट्वाइस द अनसर्टिनिटी ऑफ मोमेंटम. करेक्ट. देन पूछा अनसर्टिनिटी इन वेलोसिटी कितना रहेगा, तो डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी इक्वल टू एच बाय 4 पाई. अभी डेल्टा एक्स को हम लोग 2 डेल्टा पी भी लिख सकते हैं. 2 डेल्टा पी को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 एम डेल्टा वी डॉट एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई. करेक्ट. अभी 2 को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर डेल्टा वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच बाय 8 पाई. एम को भी इधर भेज देंगे क्योंकि हम लोग को वेलोसिटी का अनसर्टिनिटी चाहिए, तो एच बाय 8 पाई इंटू एम स्क्वायर. तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि डेल्टा वी को स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, रूट एच 8 पाई बाय एम स्क्वायर. तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पहले जो टर्म्स बाहर आ सकता है वो देखो, एम बाहर आ सकता है. 8 को 4 इंटू 2 कर देंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, 2m 1/2m. तो रूट में क्या बचेगा, h बाय 2 पाई. करेक्ट. तो ऑप्शन चेक करो, ये है किधर, 2 पाई नहीं दिख रहा. इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 2, तो 2 बाहर आ गया तो 2m, तो एक 2 तो अंदर ही बचा. हाँ, तो देखो इधर ऐसे अलग फॉर्म में लिख के दिया है कि डेल्टा v इज इक्वल टू 1/2m एंड रूट 2 दिया है, अलग से रूट h बाय पाई दिया है. तो ये कंफ्यूज करने के लिए अलग से इधर रूट 2 दिया है, तो b इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. The uncertainty in position of a 0.25 gram particle is 10 raised to minus 5 meter. The uncertainty in the velocity will be direct formula है. करेक्ट. तो पोजीशन का क्या आ जाएगा, 10 raised to minus 5. मास कितना है 0.025, इसको हम लोग केजी में करेंगे 10 raised to minus 3 इंटू डेल्टा वी ढूंढना है. एच का वैल्यू इज 6.6 इंटू 10 raised to minus 34 बाय 2 इंटू पाई. 6 ले सकते हैं डायरेक्टली, तो डेल्टा वी आ जाएगा 6.6 इंटू 10 raised to minus 34 बाय 6 इंटू 10 raised to minus 3 इंटू 10 raised to minus 5 इंटू 0.25. अब ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू 1.1 10 raised to minus 34 बाय 10 raised to minus 8 इंटू 0.25. अभी इधर से आप कैलकुलेट करो, बिकॉज ये बहुत टफ कैलकुलेशंस है. मतलब कैलकुलेशन टफ नहीं, बहुत लेंदी कैलकुलेशन है, बट आप कर सकते हो. तो आप इधर से सॉल्व करो एंड आंसर लाओ, जो ऑप्शन है टिक करो. ओके. अभी हम लोग तो अभी ये क्वेश्चन देखते हैं. इसमें क्या है, अ गोल्फ बॉल हैज़ अ मास ऑफ 40 ग्राम एंड अ स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड. इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, कैलकुलेट द अनसर्टिनिटी इन पोजिशन. फर्स्ट तो मास को ग्राम से केजी में करेंगे एंड इधर स्पीड क्या दिया हुआ है, डेल्टा वी हम लोग को ढूंढना है. बोला है कि अनसर्टिनिटी कितना है, 2% ऑफ जो स्पीड है उसका. तो 2/100 इंटू क्या स्पीड है 45. दिस विल गेट, हम लोग को इससे अनसर्टिनिटी मिल जाएगा, तो 90/100 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 0.9. करेक्ट. अभी हम लोग फॉर्मूला में सब वैल्यूज डाल के अनसर्टिनिटी इन पोजिशन ढूंढते हैं. तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एम कितना है 40 इंटू 10 raised to minus 3 केजी में करना है. इसको 0.9 लिख सकते हैं, सॉरी, इसको हम लोग डेल्टा एक्स डॉट इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई. तो डेल्टा एक्स 0.40 इंटू 10 raised to minus 3 इंटू 0.9 इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 raised to power minus 34. 4 इंटू पाई का वैल्यू इज 3. करेक्ट. तो डेल्टा एक्स 0.40 इंटू 10 raised to minus 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 6. ये 2.2 हो सकता है, तो लिखेंगे डायरेक्टली 2 ही लिख देंगे. 10 raised to minus 34 बाय 4. तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 10 raised to minus 34 बाय 2 इंटू 4 इंटू 10 raised to power 3 इंटू 9. तो 10 raised to power 3 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा +3, तो -31 और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 9. तो क्या हो जाता है 10 raised to minus 31 बाय 8 इंटू 9 72. तो 1/72 करो तो कितना आ जाएगा 1/72, तो 0.00, तो 1 कुछ तो आएगा. 1 पॉइंट में एक ही आंसर है, तो ये आ जाएगा 0.001 इंटू 10 raised to minus 31. तो लिख सकते हैं 1 इंटू 10 raised to minus 33. ये 2 पॉइंट जाएगा, तो ऐसे में ऑप्शन कौन सा है, ये सी दिख रहा है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन.
आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इफ़ द अनसर्टिनिटी इन पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, द अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम विल बी, अब भी पड़ा इनफाइनाइट हो जाएगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये द अनसर्टिनिटी इन मेजरिंग स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू अनसर्टिनिटी इन मेजरिंग इट्स पोजिशन, द वैल्यू ऑफ दिस अनसर्टिनिटीज विल बी। तो क्या बोला है, जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एम वी इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई। तो इसमें बोला है अनसर्टिनिटी ऑफ स्पीड ऑफ मेजरिंग पार्टिकल इज इक्वल टू द अनसर्टिनिटी इन पोजीशन। तो एक जगह पे डेल्टा एक्स डॉट एम, डेल्टा एक्स लिख लो, इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच बाय स्क्वायर एम 4 पाई, करेक्ट। तो डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, रूट एच एम 4 पाई, करेक्ट। तो अभी ऑप्शंस चेक करते क्या होगा। इक्वल टू तो रहेगा, लेस देन तो नहीं रहेगा, लेस देन एच बाय 4 पाई एम नहीं रहेगा, करेक्ट। ग्रेटर देन, हाँ ये डेल्टा एक्स है वो ग्रेटर देन 4 एच बाय 4 एम पाई रह सकता है। सो डी एन ए आर करेक्ट, इधर शायद डी है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप दिस। अभी ये क्वेश्चन, uncertainty in the position of an electron moving with a velocity 300 मीटर पर सेकेंड accurate upon इतना will be। तो फर्स्ट तो फिर से यही करना है, डेल्टा वी इज इक्वल टू 0.01 बाय 100 इंटू 300 कर दो, तो ये 0 कट तो आ जाएगा 3 इंटू 10⁻³ एंड देन हम लोग सॉल्व करते हैं, वैसे सॉल्व करना है डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के, ये होमवर्क। ओके, अभी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइजेनबर्ग ने प्रूव किया कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कभी भी न्यूक्लियस में नहीं रहेगा, न्यूक्लियस के बाहर ही रहेगा। कैसे प्रूव किया वो देखते हैं। उसने जो डेल्टा एक्स का जो वैल्यू है वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस लिया एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया एंड उसने वेलोसिटी ढूंढा इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसने जब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढा ना तो वो कुछ तो आया 5.77 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, तो जो कि है स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा। देखो 10⁻10 एंड स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये चीज़ कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, इसके वजह से इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें इतना ही क्वेश्चन आएगा कि जो न्यूक्लियस है वो इसमें इतना ही क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों प्रेजेंट नहीं है। फर्स्ट तो उसका वेलोसिटी इतना ज़्यादा है कि वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट ही नहीं हो सकता एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या आएगा, ये किसने प्रूव किया था कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो सकता, वो है हाइजेनबर्ग ने। ओके, इतना यही दो क्वेश्चन इस पे आ सकता है, आया तो। एंड हम लोग ने इसके साथ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टिनिटी रूल कर लिया है। नाउ अभी फोर्थ पार्ट में हम लोग करेंगे स्क्रॉडिंगर इक्वेशन, मतलब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, क्लासिकल लॉज, क्वांटम फिजिक्स एंड देन क्वांटम नंबर्स करेंगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, उसमें 3-4 रूल्स है साइंटिस्ट के, जैसे हर्ट्ज रूल, पॉलीज रूल, वो एनर्जी वाला, लेवल्स वाला, वो सब पढ़ेंगे एंड देन द चैप्टर इज कंप्लीट। मतलब ये कल आ जाएगा ये फोर्थ पार्ट एंड आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट हो जाएगा। एंड आज शाम को वेक्टर्स का वीडियो आ जाएगा जो कि मोशन इन अ प्लेन का बेसिक है, वो कर लेंगे एंड देन हम लोग कल से परसों से मोशन इन अ प्लेन भी स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू ऑल।